अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लाई हूँ एक नया नावल, तेरी संग यारा। हवेली बेस्ड नावल है, फोर्स मैरिज बेस्ड नावल है, खून बहा बेस्ड नावल है, रोमांटिक नावल है, कज़न मैरिज बेस्ड नावल है। बहुत ही रोमांटिक स्टोरी है लिस्टर्स, और आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि मुझे ये नावल बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लिस्टर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नया आने वाला नावल आप तक शेयर हो सके और आप पढ़ सकें या सुन सकें। आज के नावल की जानिब बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले आपसे ज़रूर आपकी राय जानूंगी कि आप पिछले नावल की भी अपनी कमेंट्स दीजिए और इस नावल के बारे में भी अपनी राय दे दिया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है। तो चलते हैं आज के नावल की जानिब। इस वक्त खानज़ादा हाउस में खूब हल्ला गुल्ला लगा हुआ था। सब लड़कियां लाउंज में मज़े से बैठी बातों में मगन थी। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। कुछ ही देर के बाद सारे मर्द हजरात भी वहां पहुंचने वाले थे, इसलिए तमाम औरतें किचन में लगी खाने का इंतज़ाम देख रही थी। मैं सोच रही थी लाला आते हैं तो हम उनसे इजाज़त लेकर शॉपिंग पर चलते हैं। पलवशे ने अचानक से प्लान तरतीब दिया तो मैरोश झट से बोली, हाँ ज़रूर, मेरा भी दिल काफ़ी कर रहा है कहीं बाहर जाने का। उसकी बात पर बाकी तीनों ने भी सर हिलाए। मुझे तो नहीं लगता अरमान लाला इजाज़त देंगे। अगर मिरहा उनसे इजाज़त ले तो फिर तो सीरत ने मिरहा को तंग करते बात अधूरी छोड़ी तो मिरहा ने उसे घूरते हुए सोफे से कुशन उठाकर उसे मारा। जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूं और ही जाने की तो खुद ही इजाज़त नहीं तो मेरी भला से घर ही बैठी रहो। मिरहा ने हरी झंडी दिखाई तो उन तीनों ने इकट्ठे से उसे घूरा। ठीक है, अगर तुम इजाज़त नहीं लोगी तो हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएंगे। बाकी तुम पर है कि तुम अब इजाज़त कैसे लेती हो, बेशक शॉपिंग करनी है या नहीं। पलवशी ने उसे धमकी देने के साथ ही लालच दी तो मिरहा रूहानसी होकर उसे देखती हुई बोली, तुम सब जानती भी हो उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, फिर मैं कैसे उनसे इजाज़त लूँ। अगर मैं उनसे इजाज़त लेने भी गई तो उन्होंने हमें बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देना, इसलिए तुम लोग खुद ही उनसे बात करो, वो तुम लोगों की कोई बात नहीं डालते। उसकी बात पर तीनों ने अफसोस से उसे देखा। वो ठीक ही तो कह रही थी। अरमान खानज़ादा उन सब से बहुत प्यार करता था, मगर उसे बगैर किसी वजह के मिरखा से शदीद किस्म की चिढ़ थी। वो लोग अब ये सोचने में गलतान थी कि अब क्या किया जाए। कुछ देर में बारी बारी सब मर्द लाउंज में दाखिल होते दिखाई दिए। अजमीर खानज़ादा ने मिरहा के पास आकर हमेशा की तरह उसके सर पर प्यार किया तो वो उनकी मोहब्बत पर मुस्कुराई। कैसा है मेरा बच्चा, वो शफकत से बोले। लाउंज में दाखिल होते अरमान खानज़ादा ने कोप से ये मंजर देखा तो आगे बढ़कर तीनों को प्यार देता शाने बेनियाजी से सोफे पर बुर्जुमान हो गया। बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बैठे, मैं पानी लाती हूँ। मिरहा ने इस तरफ से सोफे की तरफ इशारा करते हुए अपने बाबा को बैठने का इशारा किया। वो एहतराम से कहती किचन में चली गई तो अजमीर खानज़ादा भी उन तीनों को प्यार करके मुस्कुराते हुए अरमान के पास बैठे। मिरहा बेटा, आगे सब? शाइस्ता बेगम ने उसे गिलास ट्रे में रखते देखकर पूछा तो उसने उन्हें देखा। जी ताईजान, सब पहुंच गए हैं। उसके जवाब पर शाइस्ता बेगम ने अस्पात में सर हिलाया तो वो भी ट्रे उठाती बाहर निकली। उसने बारी बारी सबके आगे ट्रे की तो सबके गिलास उठाते गए। जब आखिर में अरमान के पास आई तो उसने उसकी तरफ देखा हफत से। मिरहा भी हफत से गिलास लेती किचन में चली गई। सब खाना खा रहे थे, तभी पलवशे हल्का फुल्का माहौल देखती बोली, बड़े बाबा, क्या हम सब शॉपिंग पर चले जाएं डिनर के बाद? उसकी आंखों में इल्तिजा देखकर अजमीर खानज़ादा ने अस्बात में सर हिलाया। बेटा, गार्ड्स को साथ लेते जाना, इस टाइम लड़कियों का अकेले बाहर जाना मुनासिब नहीं। आंखों से तनबी को दो चारों को उठते देखकर इशारा करते हुए बोली, पागल हैं ये भी। नूरीन बेगम ने उनकी जल्दबाजी पर चोट की तो सब मुस्कुराने लगे। अकरम खानज़ादा और हबीब खानज़ादा दोनों भाई थे। दोनों को काफ़ी ज़मीनें वरासत में मिली थी। दोनों भाइयों में मिसाली प्यार था। हर मौके पर एक दूसरे के लिए कुछ भी करने पर तैयार रहते थे। दोनों की शादियां वालिदैन की मर्जी से हुई और किस्मत से दोनों की बीवियां ही अच्छी साबित हुई। शादियों के बाद भाइयों ने एहतियातन अलग अलग हवेलियां बनवा लीं। अकरम खानज़ादा
बड़े थे और उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़े बेटे अजमीर हैं जिनकी बीवी शाइस्ता है और उन दोनों के 2 बेटे और 1 ही बेटी है। सबसे बड़ा बेटा बहराम खानजादा जो खानदान का सबसे पहला वारिस था और फिर उनमें 28 साल का होने वाला था, और उसके बाद अरमान खानजादा जो 24 साल का है। आखिर में महरोश जो 23 बरस की थी, और शादी के 4 साल बाद उनकी शोहर समेत मौत की खबर खानजादा हाउस में पहुंची। फिर उन्हें पता चला कि उनकी 1 बेटी भी है जिसे उसे खानदान वाले रखना नहीं चाहते, तो अकरम खानजादा उसे भी हवेली ले आए थे। माँ की गई गलती का बदला तो वो उस नासमझ बच्ची से क्यों कर लेते। अब 22 साला मिर्खा भी हवेली रह रही है। सबसे आखिर में अकरम शाह के बेटे जुबैर खानजादा हैं जिनकी सिर्फ 2 बेटियां, बड़ी बेटी सीरत 24 साल की है और छोटी बेटी पलवशे 22 साल की है। अब आते हैं हबीब खानजादा की तरफ। तो अल्लाह ने इन्हें सिर्फ 1 बेटे अली खानजादा से ही नवाजा था। अली खानजादा की शादी समरीन बेगम से हुई थी। अब माहिर खानजादा इन दोनों का अकलौता चश्मो चराग था जो 27 साल का हो चुका था। अलबत्ता अब अकरम खानजादा और उनकी बीवी समीना खानजादा हयात नहीं हैं, और हबीब खानजादा की बीवी नूर बेगम भी कैंसर की वजह से वफात पा चुकी हैं, और अब उस कदर की वजह से अपने जिगरी दोस्त एहतशाम के साथ शिकार पर आया हुआ था। वो दोनों बचपन ही से साथ थे। एहतशाम अजमीर खानजादा के बेटे का बेटा है, दोस्त का बेटा है जो उनकी हवेली में 2 मिनट के फासले पर ही क़याम पजीर हैं। वो दोनों अपनी हर बात एक दूसरे से कह दिया करते थे। आज बड़ी मुश्किल से अरमान अपने लाला से इजाज़त लेकर जंगल की तरफ आया था। भाभी कैसी हैं? एहतशाम ने उसे छेड़ने की खातिर कहा। उस वक्त वो दोनों बंदूकें लिए जंगल के बीचों बीच पैदल चलते कोई शिकार ढूंढ रहे थे। बकवास न कर, अरमान जान छुड़वाने वाले अंदाज में बोला। तो उसने अफसोस से नफी में सर हिलाया। ये बेवजह की नफरत छोड़ दे यार, बीवी है तेरी। एहतशाम ने उसे समझाना चाहा। अरमान रुककर उसे घूरने लगा तो वो भी उनका कान पकड़ता हुआ उसका बाजू थाम के चलने लगा। अभी वो दोनों थोड़ा आगे ही चले आए थे कि अचानक फिजा में 3-3 गोलियों की आवाज़ गूंजी। अरमान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका भाई, उसका यार एहतशाम अरमान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका भाई, उसका यार एहतशाम दिल के मुकाम पर हाथ रखता नीचे गिरता चला गया। अरमान तेजी से उसके पास आया और उसका खून तेजी से बह रहा था। अरमान ने पास जाकर उसका सर अपनी गोद में रखा। आह आह एहतशाम यार उठ, यूं मत कर मेरे साथ एहतशाम। एहतशाम यादों के वो चिल्लाता जा रहा था। तभी एहतशाम ने आखिरी हिचकी ली और उसका सर अरमान की गोद में ढलक कर नीचे जमीन पर गिरा। अभी अरमान कुछ सोचता या करता कि शावेज काफी आदमियों के साथ भागता हुआ उन तक पहुंचा। अपने लाडले भाई की हालत देखकर उसे लगा कि उनका दिल किसी ने तेजी से तेज धार छुरी से चीर दिया हो। उसके आदमी आगे बढ़ते एहतशाम को उठाने लगे। आवेज शाह की नजर नीचे बैठे अरमान खानजादा पर गई तो वो गम और गुस्से से बिलबिलाता उस तक पहुंचा। उसे गिरेबान से पकड़ता खड़ा किया। और क्यों मारा है तुमने मेरे भाई को? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? जवाब दो मुझे। आवेज शाह की धाड़ पर अरमान ने हैरत से उसे देखा था। आवेज लाला, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों मारूंगा एहतशाम को? हम तो बस शिकार के लिए आए थे। अचानक गोलियों की आवाज़ पर मैंने देखा तो एहतशाम नीचे गिर रहा था। लाला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप गलत सोच रहे हैं। अरमान परेशानी से उसे बताने लगा और मगर आवेज शाह अभी सुर्ख नज़रों से उसे ही देख रहा था। यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तुमने उसे मारा है, मेरे भाई को। अब तुम भी तैयार रहना, आज नहीं तो कल तुम भी ऐसे ही मेरे हाथों से मरोगे। इस वक्त खानजादा हाउस में सब परेशान बैठे थे। अरमान ने आकर सबको आज का वाक़या सुनाया तो सभी होल उठे थे। एक तरफ एहतशाम की मौत का सदमा था तो दूसरी तरफ अरमान पर बेकसूर होते हुए भी इल्ज़ाम लगने की फिक्रमंदी थी।
سبھی جانتے تھے کہ ارمان کچھ ایسا نہیں کر سکتا کہ احتشام کے گھر والے ہی ہیں کہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ آج شام پنچایت بٹھانے کا اعلان کروا دیا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ گولیاں ارمان کی بندوق سے ہی چلی ہیں، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ تھا، لیکن اب اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں پنچایت میں ہونے والے فیصلے کی ہی ماننا پڑا تھا۔ ابھی وہ لوگ سوچ بچار کر رہے تھے کہ حبیب خانزادہ کے ساتھ علی اور ماہر خانزادہ بھی ان کے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ کیا سوچا ہے تم لوگوں نے؟ تینوں میں سے کوئی سارا راستہ چنو گے؟ کون سا راستہ چنو گے؟ حبیب صاحب نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ساتھ ہی بولے۔ سبھی واقف تھے کہ پنچایت اس طرح کے معاملات میں 3 راستے فراہم کرتی ہے۔ پہلا، خون کے بدلے خون، یعنی قاتل کو بھی مظلوم کے خاندان والے قتل کر سکتے ہیں۔ دوسرا، خون بہا میں قاتل کے گھر سے کسی مظلوم لڑکی کا مظلوم کسی کے بھائی یا کزن سے نکاح کروا دیا جاتا ہے، آگے چاہے وہ اس کے ساتھ جو بھی سلوک کریں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا اور آخری راستہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مظلوم کے گھر والے راضی ہو جائیں تو منہ مانگی رقم لے دے کر ہی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو یہی ارادہ ہے کہ کسی طرح پیسے لے دے کر ہی معاملہ حل کر لیا جائے۔ حالانکہ ارمان نے کچھ نہیں کیا، مگر پیسے دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ چلو اس مسئلے سے جان چھوٹ جائے گی۔ زبیر خانزادہ از حد سنجیدگی سے گویا ہوئے تو علی خانزادہ نے ان کی طرف دیکھا۔ میرا نہیں خیال کہ اذلان شاہ بیٹی کی موت کو پیسوں میں تولے گا۔ یقیناً وہ لوگ ارمان کی جان یا خون بہا میں کسی بچی کا مطالبہ کریں گے۔ علی شاہ کی بات پر سب فکر مند ہوئے۔ میں بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنی وجہ سے کسی معصوم کی زندگی تباہ کروں۔ اگر انہیں میری جان چاہیے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری بیوی یا بہنوں کا نام بھی ان کی زبان پر سے نکلا تو اس دفعہ میں واقعی کوئی قتل کر بیٹھوں گا۔ اس کی بات پر تینوں خواتین آنسو بہانے لگی، جبکہ مرد حضرات ہمت سے کام لے رہے تھے۔ تمہیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سنا تم نے؟ ہم کوشش کریں گے وہ رقم پر مان جائیں، لیکن اگر وہ نہ مانے تو مجبوراً ہمیں حویلی کی کسی بیٹی کو خون بہا میں دینا ہوگا۔ تم بھی وہاں خاموش رہنا، یوں جوان بیٹے کا قتل نہیں کروا سکتے ہم۔ ازمیر خانزادہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولے تو اس نے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ ابھی وہ آگ اگلتا کہ خوبصورت سے نسوانی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ بابا، ممم، میں تیار ہوں خون بہا میں جانے کے لیے۔ مرغا دل پر پتھر رکھتی بھرائی آواز میں بولی۔ اسے کہاں برداشت تھی محبوب کی موت۔ اس کی بات پر سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ ابھی کچھ بھی کہتا وہ سب ارمان خانزادہ نے کھینچ کر سب کے سامنے اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ تم سے کسی نے مشورہ مانگا ہے کیا؟ بڑوں کی بات میں تمہارا بکواس کرنے کا مقصد؟ ہاں، دفع ہو جو اپنے کمرے میں۔ وہ اس قدر غصے سے بولا تھا کہ سامنے والے حیران رہ گئے تھے۔ مہرام خانزادہ غصے سے اس کے پاس آیا۔ مرغا جو آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گال پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، تیزی سے اوپر کی جانب بھاگی۔ تمہیں شرم نہیں آئی یہ اس پر ہاتھ اٹھاتے؟ مہرام غصے سے بولا، لیکن ارمان اسے نظر انداز کرتا واپس اپنی جگہ پر آیا۔ یہ کیا حرکت تھی ارمان خانزادہ؟ ازمیر خانزادہ دھاڑے۔ بابا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، عزت نہیں۔ اس قدر بے غیرت لگتا ہوں میں؟ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں اس کی اپنی جان بچانے کی خاطر اسے طلاق دے کر کسی اور کی جھولی میں ڈال دوں گا؟ وہ سرخ نظروں سے بولا۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی بیٹا، اٹھو، اب پنچایت کا وقت ہونے والا ہے۔ علی خانزادہ نے اٹھتے ہوئے کہا تو باقی خانزادہ بھی باہر کی طرف بڑھے۔ سب خواتین بیٹھی روتی رہیں اور اللہ سے خیر کی دعائیں مانگنے لگیں، جبکہ سیرت پلوشے مہروش مرغا کے پاس اوپر کی طرف چلی گئی تاکہ اسے سنبھال سکیں، لیکن وہ تو اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس وقت وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک میدان میں موجود تھے کہ ہر طرف کتاروں میں چارپائیاں بچھی گئی۔ ایک طرف خانزادہ اور ان کے بالکل سامنے ہی شاہ بیٹھے تھے۔ ایک سائڈ پر 2 تخت رکھے گئے تھے جن پر پنچایت کے معزز بزرگ فیصلہ کرنے کے لیے برجمان تھے۔ سب باتیں ہو چکی تھی۔ خانزادوں کے بعد بہت بار کہنے کے باوجود اویس
शाहवेज खानज़ादा रकम के लेन देन पर नहीं माना था। अब बुजुर्गों ने शाहों के फैसले का हक दिया था कि वो जो चाहते हैं वही तलब करें। हमें अरमान खानज़ादा की मनकूहा या हमशीरा खून बहा में चाहिए। अजलान शाह के पुरइत्मीनान जवाब पर अरमान गुस्से से उठकर खड़ा हुआ। ये नामुमकिन है, अभी और इसी वक्त मुझे कत्ल कर दो, मगर मेरी इज्जतों के बारे में ये सोचना भी मत। अरमान धाड़ा तो अजमीर खानज़ादा ने उठकर उसे बाजुओं से थामकर आंखें दिखाई, लेकिन उसने कोई असर न लिया। ठीक है, कल शाम हम अपनी बेटी का निकाह हिजात से करवा देंगे। अजलान शाह और नदीम शाह भाई हैं। अजलान शाह का बड़ा बेटा आवेज शाह 31 साल का है, जिसकी शादी के बाद उसकी बीवी वफात पा चुकी है। अब उसका एक साल का बेटा है रोहान, और उसके बाद उसका दूसरा बेटा। वो उनकी तरफ मुतवज्जो होते हुए बोले और फिर उन्होंने निकाह का फैसला किया और बेटी को इज्जत में वनी करने के लिए डिसाइड कर लिया। फिर आखिर में एक बेटी सोहा है जो बचपन 25 साल की है और शादीशुदा है। नदीम शाह के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मीर जिसकी शादी सोहा से हुई है, फिर हयात जो 27 साल का है। अजमीर खानज़ादा की बात पर अरमान लहू छलकाती नज़रों से उसे देखता लंबे लंबे ढाक पड़ता वहां से निकलता चला गया। हयात नहीं, मैं निकाह करूंगा, और कल शाम नहीं, अभी बुलवाएं आप अपनी लड़की। आवेज शाह संजीदगी से गुस्से में बोला तो सब ने हैरानगी से उसे देखा। आवेज बेटा तुम? अभी जुबैर खानज़ादा अपनी बात मुकम्मल करते कि एक बुजुर्ग बोले, खान साहब, जैसा एहतशाम शाह के घर वाले चाहेंगे वैसा ही होगा। अजमीर खानज़ादा ने उसकी बात पर सर हिलाया। जी, हम कुछ देर में अपनी बेटी लाते हैं, आप इंतज़ार करें, अजमीर खानज़ादा ने कहा और गाड़ी की तरफ बढ़े। मरोश कहाँ है? उसे बुलाओ इधर मेरे पास। अजमीर खानज़ादा ने शाइस्ता बेगम के सते चेहरे से नजरें चुराते हुए कहा। शाइस्ता बेगम को उनके लहजे से अलग ही लग रहा था कि वो उनकी बेटी कुर्बान कर रहे हैं। माँ थी, बेटे को भी हमेशा खुश देखना चाहती थी और बेटी को भी जवाब मुमकिन नहीं था। किसी एक की कुर्बानी तो देनी ही थी। उनकी आंखों के आगे मरोश का मासूम चेहरा झिलमिलाया तो अपनी फूल सी बेटी को उस आग में झोंकने का सोचकर ही तड़प उठी। बचपन से ही वो भाइयों और बाप की लाडली थी, कभी उन्होंने एक हराश भी नहीं आने दी थी, तो अब कैसे अपने जिगर के टुकड़े को अपने दिल से जुदा कर देती। वो ये सोचते ही बहुत ही अफसुर्दा थी। लेकिन अब बात करके आए थे तो बात तो पूरी करनी थी। निकाह करना था, निकाह खून बहा में उन्होंने निकाह देना था। जानती थी कि खून बहा में देने वाली लड़की के साथ क्या होता है। शाइस्ता बेगम ने बमुश्किल खुद पर कंट्रोल पाया। जी, मैं बुलाती हूँ उसे, वो कहती हुई ऊपर आई कि कमरे में वो सब परेशान सी बैठी थी। शाइस्ता बेगम ने बगैर एक नज़र मरोश पर डाले उन चारों को ही नीचे आने का कहा और ख़ुद भी नीचे आईं, जहाँ सब ही मौजूद थे सवाए अरमान खानज़ादा के जो अपने कमरे में था। वो चारों आकर एक तरफ खड़ी हो गई। अजमीर खानज़ादा ने मरोश का रोया चेहरा देखा तो दिल में दर्द सा उठा। वही बहराम खानज़ादा ने उन्हें देखकर तकलीफ से पीछे थे। लाला की जान, यहाँ आए अपने लाला के पास। बहराम खानज़ादा मोहब्बत से बोला तो मरोश ने सर उठाकर उसे देखा। सबकी नज़रें खुद पर पाकर वही सब समझ चुकी थी कि आज उन सब से शायद आखिरी दफ़ा मिलेगी। वो अपनी आंखें साफ करती भागकर बहराम शाह के पास बैठी तो बहराम ने उसे सीने में भींच दिया। मरोश भाई के सीने से लगती ही जोर जोर से रोने लगी थी। सभी की बुरी हालत थी और एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। बस मेरी गुड़िया, मेरा बच्चा, बस कुछ दिनों की ही बात है। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द मुजरिमों को सबूतों समेत ढूंढकर सबके सामने लाऊंगा और अपनी जान को हवेली ले आऊँगा। बहराम शाह उसके बाल सहलाता हुआ बोला तो वो उससे अलग हुई। लाला, मुझे डर लग रहा है। मम मैं कैसे रहूँगी आप सबके बगैर? वो रोती हुई बोली तो अजमीर खानज़ादा भी उनके पास आ बैठे। उसे कंधों से थाम कर सीने से लगाया तो वो फिर ज़ारों की तार रोने लगी। बाबा प्लीज़ मम मुझे कहीं मत भेजें, मैं मर जाऊँगी बाबा की जान, सच में मर जाऊंगी। वो टूटती हुई बोली तो अजमीर खानज़ादा उसे खुद से अलग करके उसकी दोनों आंखें साफ करके चूमी।
کچھ ہی نہیں ہوگا میری گڑیا، آپ کو یقین ہے نا اپنے بھائیوں پر، اپنے بابا پر۔ ہم کچھ بھی کر کے کچھ ہی دنوں میں ہم ارمان کو بے گناہ ثابت کر لیں گے، پھر میرا بیٹا واپس آ جائے گا ہمارے پاس۔ اب آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی گرا تو میں سمجھ لوں گا کہ آپ ہماری بات نہیں مان رہی۔ ازمیر خانزادہ نے محبت سے کہا تو وہ خاموش ہوئیں، پھر آہستہ آہستہ سب سے ملی اور آخر میں میرا کے پاس آئی اور ان کی آنکھیں صاف کی۔ تم دیکھنا میں بہت جلد واپس آ جاؤں گی، پھر ہم بہت دھوم دھام سے تمہاری شادی کریں گے۔ تم بالکل بھی رونا مت، تمہیں یقین ہے نا سب پر۔ بہت پر ضبط کرتی اسے تسلی دیتی بولی میرا نے افسوس سے اسے دیکھا اور زور سے اسے خود سے لگایا۔ تم ان لوگوں کے سامنے بالکل بھی کمزور مت پڑنا، مضبوط رہنا اور خود سے۔ وہ پیار سے اسے سمجھانے لگی۔ مہروش بچے آ جاؤ اب چلیں۔ علی خانزادہ اس کی طرف بڑھے اور گاڑیوں کی طرف آئے۔ وہ بہرام شاہ نے باہر آ کر اسے کندھوں سے تھام کر گاڑی سے باہر نکالا۔ سب سے آگے جہاں شاہ بھی آگے آگے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بہرام شاہ کے ساتھ موجود صنف نازک کو چادر میں لپیٹے کانپتے کانپتے دیکھ اویس شاہ تمسخرانہ مسکراتے نظریں پھیری تھی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ اذلان شاہ کی بات پر مولوی صاحب آ کر ایک چارپائی پر بیٹھے اور ان کے ساتھ والی چارپائی پر بہرام اور مہروش کو بٹھا کے خود بھی بیٹھا۔ مہروش کی دوسری طرف ازمیر خانزادہ بیٹھے اور ان کی بائیں جانے والی چارپائی پر اویس شاہ آ کر اپنی پوری وجاہت کے ساتھ بیٹھا تو مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ انہوں نے مہروش سے اس کی مرضی پوچھی تو بہرام شاہ کا ہاتھ سختی سے تھامتی رونے لگی۔ بہرام شاہ نے اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلایا۔ ابھی وہ اسے سمجھاتا کہ اویس شاہ جو اسے ناگواری سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اچانک گرایا۔ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، جلدی سے کام ختم کرو۔ اس کی آواز مہروش ڈرتی ہوئی بہرام کے سینے میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگی تو بہرام خانزادہ نے گھور کر اویس شاہ کو دیکھا، پھر مہروش کو خود سے الگ کیا اور اس کی پیشانی کو چوم کر آنکھوں سے اسے اشارہ کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔